नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं पवन प्रशांत की पुस्तक महामात्य अजंता अदिति के साथ एपिसोड 10। घने जंगल के मध्य ये अति दुर्गम एवं दोनों ओर ऊंची ऊंची चट्टानों से घिरा मार्ग था। कई कोसों तक ये मार्ग निर्जन था क्योंकि इस मार्ग पर अत्यधिक भयानक एवं नरभक्षी पशुओं की सूचना मिलती रहती है। इसी मार्ग से दोनों महायोद्धा मित्र निडर एवं निर्भीक होकर अत्यधिक सावधानी से आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। तभी अचानक राजकुमार अजय का अश्व लड़खड़ाकर भूमि पर गिर गया। अश्व के गिरते ही उस पर सवार राजकुमार अजय भी भूमि पर आ गए, परंतु क्षण भर में ही उन्होंने स्वयं को संभाल लिया और अति शीघ्र खड़े हो गए। इस समय वो अत्यधिक आश्चर्यचकित भी थे। राजकुमार अजय के साथ अकस्मात हुई इस दुर्घटना से अजंता भी घोर आश्चर्य में पड़ गया। कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए उसने अपने अश्व को अति शीघ्र नियंत्रण में लेकर रोक लिया एवं शीघ्र ही अश्व से उतरकर अजय के समीप पहुंच गया। अजय के समीप जाकर उसने पूछा, क्या तुम सकुशल हो? अजंता के पूछने पर राजकुमार अजय ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ मित्र, परंतु दौड़ते दौड़ते अचानक मेरा अश्व लड़खड़ाकर भूमि पर क्यों गिर पड़ा? अजय का प्रश्न सुनकर अजंता इधर उधर देखने लगा। राजकुमार अजय ने भी अतिशीघ्र चारों दिशाओं में दृष्टि दौड़ाई। दोनों मित्र कारण जानने का प्रयास करने लगे कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तभी अचानक अजंता की दृष्टि बेलों और लताओं से निर्मित एक रस्सी पर पड़ी, जिसे देखकर अजंता शीघ्र ही उनके समीप गया। फिर उसने उस रस्सी को ध्यान से देखा जो एक वृक्ष के तने से लेकर दूसरे वृक्ष के तने तक बंधी हुई थी। ये देखते ही अजंता ने कहा, ये हमारे विरुद्ध षड्यंत्र है। षड्यंत्र? ये कहते हुए राजकुमार अजय अत्यधिक आश्चर्यचकित रह गए। अगले ही क्षण अजंता को आने वाले संकट का आभास हो गया और उसने अतिशीघ्र अपने म्यान से तलवार निकाली। अजंता के तलवार निकालते ही क्षण भर का भी विलंब न करते हुए राजकुमार अजय ने भी अपनी तलवार निकाली। दोनों मित्र अपनी आंखें और कान खोलकर आने वाले अज्ञात संकट का सामना करने के लिए पूर्णतः सतर्क हो गए। अगले ही क्षण एक जन समूह ने दोनों को घेर लिया। बलिष्ठ शरीर वाले और हाथों में तलवार तो कोई कटार लिए काले वस्त्र धारण किए ये हिंसक लुटेरे थे। घने जंगल और दुर्गम मार्गों में छिपकर निवास करने वाले ये लुटेरे आने जाने वालों का धन और आभूषण लूटते हैं और जो इनका विरोध करने का प्रयास करता है उसको क्षण भर में मृत्यु के घाट उतार देते हैं। अत्यधिक शक्तिशाली और निर्दयी होते हैं ये लुटेरे। अजंता और अजय ने इनके बारे में सुना तो बहुत था, परंतु आज देख भी लिया। वो दोनों भी इन हिंसक लुटेरों के षड्यंत्र में फंस गए थे। अब सभी लुटेरे तीव्र गति से दोनों पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ने लगे। ये देखकर राजकुमार अजय ने अजंता से पूछा, क्या तुम तैयार हो मित्र? राजकुमार अजय के पूछने पर अजंता ने निडरता पूर्वक अपनी तलवार हवा में लहराकर उत्तर देते हुए कहा, जी हाँ, मैं तैयार हूं। फिर दोनों मित्रों और लुटेरों के मध्य भयंकर संघर्ष आरंभ हो गया। दोनों मित्र अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण तो थे ही, और आज उन्हें अपनी निपुणता का परिचय देने के लिए अवसर भी मिल गया। दोनों मित्र हिंसक लुटेरों का सामना अत्यधिक कुशलता पूर्वक करने लगे। दोनों मित्र वीरता का परिचय देते हुए लुटेरों को भूमि पर गिरा देते, परंतु लुटेरे शीघ्र ही संभल कर खड़े हो जाते और अजय और अजंता पर पुनः प्रहार करते। लुटेरे अत्यधिक बलिष्ठ थे एवं नरभक्षी पशुओं की भांति दोनों मित्रों पर टूट पड़ रहे थे। दोनों पक्षों की तलवारों के टकराने से उच्च ध्वनि गूंज रही थी। जंगली लुटेरों और दोनों महायोद्धा मित्रों के मध्य शीघ्र संघर्ष विराम होने की संभावना प्रतीत नहीं हो रही थी। इसी मध्य अजंता ने एकत्र 4-5 लुटेरों को पूरी शक्ति से पीछे धकेलकर सभी लुटेरों को ध्यान से देखा। लुटेरे अत्यधिक शक्ति एवं निर्दयता से प्रहार कर रहे थे, जैसे कई दिवसों से भूखे मांसाहारी पशु समूह बनाकर अपने शिकार पर डूब गए। इसी मध्य उसने देखा कि एक लुटेरा रौद्र रूप धारण कर अत्यधिक तीव्र गति से उसी की ओर अपनी तलवार ताने चला आ रहा है। ये देखकर अजंता ने उस लुटेरे पर अपनी दृष्टि केंद्रित की, कुछ विचार किया, फिर अपनी तलवार कसकर पकड़ी और अपना रौद्र रूप दिखाते हुए उस लुटेरे पर इस प्रकार प्रहार किया कि उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। लुटेरे के
धड़ से रक्त की धारा निकलने लगी, जिसकी कुछ बूंदें राजकुमार अजय के चेहरे पर आ गई। राजकुमार अजय ने प्रथम बार अपने मित्र अजंता का ऐसा भयानक रूप देखा एवं लुटेरे भी घबरा गए जब उन्होंने अपने एक साथी का सिर कहीं और, धड़ कहीं और देखा। राजकुमार अजय ने क्रोध भरे शब्दों में अपने मित्र अजंता से शीघ्र ही पूछा, ऐसा क्यों किया तुमने? राजकुमार अजय के प्रश्न का उत्तर देते हुए अजंता ने कहा, परिणाम को अपने पक्ष में करने के लिए ये आवश्यक था। अजंता का उत्तर सुनकर राजकुमार अजय अपने मित्र को देखते रह गए और ये सत्य भी था, क्योंकि अगले ही क्षण सभी शत्रु घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। बहुत से भाग खड़े हुए एवं शेष घुटनों के बल बैठकर जीवन दान हेतु क्षमा याचना करने लगे। इसी समय अजंता ने एक और लुटेरे की गर्दन पर अपनी तलवार रख दी। ये देखते ही राजकुमार अजय ने अति शीघ्र अजंता से कहा, अजंता, इन्हें क्षमा कर दो। इस समय अजंता शायद राजकुमार अजय की बात मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने लुटेरे की गर्दन से अपनी तलवार नहीं हटाई। ये देखकर अजय ने पुनः कहा, मित्र, मेरी बात मानो और इन्हें जाने दो। राजकुमार अजय के बार बार आग्रह करने पर अजंता ने चेतावनी देकर सबको क्षमा कर दिया, परंतु राजकुमार अजय इस घटना से अत्यधिक पीड़ित हो गए। अत्यधिक निर्दयी लुटेरों से सामना होने के बाद राजकुमार अजय ने कहा, राजमहल में रहते हुए सबको प्रतीत होता है कि साम्राज्य में कोई समस्या नहीं है। प्रजा अति प्रसन्न है, परंतु धरातल पर वास्तविकता कुछ और ही है। अपने मित्र अजय के चिंतापूर्ण शब्द सुनकर अजंता ने कहा, निराश मत होइए मित्र, इस तरह की समस्याएं तो हर राज्य में होती हैं और हमारा तो सैकड़ों मीलों तक पसरा साम्राज्य है। समस्याओं के रहते हुए साम्राज्य को महान घोषित कर देना ही राजनीति है। अजंता की बात सुनते ही राजकुमार अजय ने कहा, ये राजनीति नहीं, अकुशलता है, क्योंकि हमने अब तक जो भी समस्याएं देखी है वो सिर्फ एक दिशा में भ्रमण करने पर मिली है। अगर चारों दिशाओं में फैले इस विशाल साम्राज्य का भ्रमण किया जाए तो और भी अधिक समस्याएं मिलेंगी। ये सुनते ही अजंता अपने मित्र की ओर देखते रह गए, क्योंकि राजकुमार अजय का भी कहना बिल्कुल सत्य था। तत्पश्चात दोनों मित्र आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए 20 दिवस गुजर गए। 21वें दिवस के प्रातः काल राजकुमार अजय और अजंता महान कहे जाने वाले अशोका साम्राज्य की सीमा पर आकर खड़े हो गए। उन दोनों की दृष्टि के सम्मुख ही अशोका साम्राज्य की सीमा को निर्देशित करता एक बड़ा सा पत्थर रखा गया था, जिस पर अशोका साम्राज्य अंकित था। राजकुमार अजय और अजंता उस पत्थर को अत्यधिक ध्यान से देख रहे थे। अजंता ने साम्राज्य की सीमा को देखते हुए कहा, मित्र अजय, यहाँ हमारे साम्राज्य की सीमा का अंत होता है और पड़ोसी राज्य की सीमा का आरंभ। सम्राट बनने के पश्चात तुम्हें इस पत्थर को उस सीमा तक ले जाना है जिस सीमा के अंदर ये राज्य भी आ जाए, और फिर उससे भी आगे तक ले जाना है, अर्थात अशोका साम्राज्य की सीमा का विस्तार करना है। अपने मित्र की बात सुनकर राजकुमार अजय ने भी साम्राज्य की सीमा को देखकर कुछ क्षण विचार करते हुए कहा, हम एक दिशा में चलते हुए अपने साम्राज्य की सीमा पर 21 दिन में पहुंच पाए हैं और मार्ग में हमें प्रजा की कई समस्याएं भी मिली। इसलिए न तो हमारा साम्राज्य छोटा है और ना ही हमारी प्रजा अभी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इसलिए हमारे पास अभी जितना साम्राज्य है, पहले उसकी समस्याओं का समाधान करें तो अत्यधिक कुशलता होगी। अपने मित्र अजय की बात सुनकर अजंता ने कहा, मित्र, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि समस्याएं तो बनी रहती हैं, परंतु साम्राज्य का विस्तार होते रहना चाहिए। आखिर तुम्हें विश्व विजेता भी तो बनना है। ये कहते हुए अजंता मुस्कुराते हुए अजय की ओर देखने लगा। पुनः विश्व विजेता बनने की बात सुनकर राजकुमार अजय अपने मित्र को देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, तुम्हारे हृदय की ये इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करने का प्रयास करूंगा मित्र। इसके बाद अजंता ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चलें पड़ोसी राज्य में। इस बदले हुए भेष में भला हमें कौन पहचान सकता है। अजंता की बात सुनकर राजकुमार अजय ने कहा, रहने दीजिए मित्र, अभी पिता की आज्ञा केवल यहीं तक आने की है। ये सुनकर अजंता ने असहमत होते हुए कहा, ठीक है मित्र, तो फिर अब हमें राजमहल की ओर वापस चलना चाहिए। तत्पश्चात दोनों मित्रों ने अपने अपने अश्व राजमहल की ओर जाने वाले मार्ग पर मोड़ लिए और तीव्र गति से चल दिए। वापस लौटते समय दोनों मित्रों के राजसी अश्वों की गति अधिक थी। इस प्रकार से दोनों मित्र प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि पहले कौन राजमहल पहुंचेगा।
इसी मध्य दोनों को ये भी स्मरण था कि जिन्हें अपनी अपनी जीवन संगिनी बनाने का वचन देकर आए हैं, उन्हें अर्थात उर्वशी और रत्ना को भी साथ लेकर जाना है। कई दिनों की यात्रा के बाद वे पुनः उसी स्थान पर आ गए जहां उनकी भेंट उर्वशी और रत्ना से हुई थी। वे दोनों भी अधीर होकर अजय और अजंता की प्रतीक्षा कर रही थी। राजकुमार अजय और अजंता को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुई। राजकुमार अजय को पुनः देखकर रत्ना ने अति प्रसन्न होते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई सुंदर स्वप्न देख रही हूँ। ये सुनते ही राजकुमार अजय ने भी मुस्कुराते हुए कहा, स्वप्न नहीं, मैं विश्वास हूँ तुम्हारा। जेरूम की राजकुमारी उर्वशी भी अजंता को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुई और प्रसन्नता से वो अजंता के सीने से लग गई। इन सभी को प्रतीत हो रहा था कि उनके इस प्रेम मिलन पर किसी दृष्टि नहीं पड़ रही, परंतु ऐसा कदापि नहीं था। एक था जो बहुत ऊंचे आकाश से इन्हें देख रहा था। अगले ही क्षण वो बहुत तीव्र गति से नीचे की ओर आया और राजकुमार अजय के कंधे पर बैठ गया। वो अशोका राजमहल का संदेश वाहक पक्षी जीवक बाज था। जीवक को देखकर राजकुमार अजय शीघ्र ही समझ गए कि अवश्य ही वो कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया होगा। फिर उन्होंने जीवक के गले में लटका संदेश निकाला और उसे पढ़ा। संदेश पढ़ते पढ़ते अचानक उनके मुख पर घबराहट छा गई और इसी घबराहट के साथ वो अपने मित्र अजंता की ओर देखने लगे। मित्र अजय के मुख पर अचानक घबराहट देखकर अजंता आश्चर्यचकित रह गया। उसने अति शीघ्र पूछा, क्या संदेश आया है राजमहल से? अजंता के पूछने पर राजकुमार अजय ने पीड़ित स्वर में कहा, पिताश्री अचानक अत्यधिक अस्वस्थ हो गए हैं, हमें शीघ्र राजमहल पहुंचना है। ये संदेश सुनते ही अजंता ने चिंतित होते हुए कहा, सम्राट अचानक अस्वस्थ कैसे हो गए? अजंता की बात सुनकर राजकुमार अजय बोले, अब हमें क्षण भर भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, हमें अतिशीघ्र राजमहल की ओर प्रस्थान करना चाहिए। मित्र अजय की बात सुनकर अजंता ने सहमत होते हुए कहा, अवश्य ही। इसके बाद चारों जन अपने अपने अश्वों पर सवार होकर तीव्र गति से राजमहल की ओर बढ़ने लगे। राजकुमार अजय अत्यधिक चिंतित थे। एक चिंता का विषय ये भी था कि वो अपने राजमहल से अत्यधिक दूर थे और वो अपने पिता को देखने के लिए अधीर हुए जा रहे थे। कुछ मील आगे चलने पर उन्हें सैनिकों की एक टुकड़ी मिली। ये टुकड़ी अशोका साम्राज्य के सैनिकों की थी जो कि राजकुमार अजय की सुरक्षा के लिए आई थी। इनके पास भी सम्राट के अस्वस्थ होने की सूचना थी। ये टुकड़ी भी साथ चलने लगी। मार्ग में आगे बढ़ते हुए और भी सैन्य टुकड़ियां सम्मिलित हो गई। जो राजकुमार अजय केवल अपने मित्र अजंता के साथ राजमहल से निकले थे, अब राजमहल की ओर वापस जाते समय उनके साथ विशाल सैन्य बल था। ये बल राजकुमार अजय की सुरक्षा के लिए साथ चल रहा था। इसे देखकर अजंता समझ रहा था कि सम्राट के साथ कुछ तो अशुभ अवश्य हुआ है, परंतु वो इस संबंध में अभी अपने मित्र से कुछ भी वार्तालाप नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मित्र राजकुमार अजय अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर पहले से ही अत्यधिक चिंतित थे। अंत में वो दिवस भी आ गया। राजकुमार अजय और अजंता राजधानी पहुंच गए। वहां पहुंचते ही राजकुमार अजय के कानों में विलाप सुनाई देने लगे। घरों के द्वार पर बैठकर महिलाएं और पुरुष रो रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि साम्राज्य का ध्वज झुका हुआ है एवं राजमहल के सामने अत्यधिक विशिष्ट एवं सामान्य जनों का समूह निराश खड़ा है। कई राज्यों के राजा भी आए हुए हैं। ये देखकर राजकुमार अजय अत्यधिक घबरा गए। फिर उन्होंने अश्व से उतरकर तीव्र गति से राजमहल में प्रवेश किया तो सामने उन्हें अपनी मां डायना विलाप करते हुए दिखाई दे गई। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, क्योंकि वहीं निकट अशोका साम्राज्य के सम्राट परमकीर्ति अर्थात राजकुमार अजय के पिता का शव रखा हुआ था। ये देखकर राजकुमार अजय ऊंचे स्वर में रोने लगे, विलाप करने लगे। अजंता की भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि सम्राट परमकीर्ति ने अपने पुत्र अजय की भांति अजंता का भी पालन पोषण किया था। पूरे अशोका साम्राज्य में शोक की लहर छा गई थी। आसपास के सभी मित्र राज्यों से लोग आए हुए थे। सम्राट के जाने के पश्चात राजकुमार अजय अत्यधिक दुखी रहने लगे, परंतु मित्र अजंता उन्हें सांत्वना प्रदान करते रहते। अब महाराजाभिषेक की तैयारी होने लगी, क्योंकि विशाल अशोका साम्राज्य का राज सिंहासन रिक्त छोड़ना उचित नहीं था। इस समय संपूर्ण साम्राज्य राजमाता डायना एवं उनके विश्वास पात्रों के संरक्षण में था। उन्हीं के निर्देश में भव्य महाराजाभिषेक पूर्ण हुआ। महाराजाभिषेक के
महाराजा अभिषेक के पश्चात अशोका साम्राज्य के नव सम्राट अजय बने और सम्राट बनते ही अजय ने सर्वप्रथम अपने सबसे अधिक विश्वसनीय और एकमात्र मित्र अजंता को साम्राज्य का महामात्य नियुक्त कर दिया। अजंता के महामात्य के रूप में नियुक्त होते ही राजमहल और साम्राज्य के शुभचिंतकों में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं होने लगी। वास्तव में उन्हें अपने नए सम्राट अजय के भविष्य की चिंता सताने लगी, क्योंकि सब जानते थे अजंता एक शक्तिशाली महायोद्धा होने के साथ साथ अत्यंत कुटिल भी है। अजंता के विचारों एवं नीतियों से सदैव सहमत रहने वाले सेनापति उतंग, प्रवीर, समत एवं नेकखम्मा अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे पूर्व से अधिक सक्रिय हो गए। अब जो भी हो, परंतु एक बात तो सत्य थी कि अब अशोका साम्राज्य का इतिहास परिवर्तित होने वाला था। राजमहल के शुभचिंतक साम्राज्य को लेकर चिंतित थे, परंतु उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि अजंता की दृष्टि किसी एक साम्राज्य के राज सिंहासन पर स्थिर रहने वाली नहीं थी, अपितु अनेक साम्राज्यों की भूमि उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अजय और अजंता क्रमशः सम्राट एवं महामात्य बनने के पश्चात शीघ्र ही दोनों ने अपने वचनों का पालन करते हुए अपनी अपनी प्रेमिकाओं से शुभ विवाह किया। एक योद्धा सैनिक की पुत्री रत्ना सम्राट अजय को अपने जीवन साथी के रूप में पाकर अत्यंत प्रसन्न थी, तो वहीं एक योद्धा सैनिक की पुत्री रत्ना सम्राट अजय को अपने जीवन साथी के रूप में पाकर अत्यंत प्रसन्न थी, तो वहीं जेरोम की राजकुमारी उर्वशी भी अत्यंत प्रसन्न थी, क्योंकि उसे महामात्य अजंता के रूप में जीवन साथी मिला था। सम्राट बनने से पहले अजय ने साम्राज्य के भ्रमण के दौरान जो भी समस्याएं देखी थी, वो उन्हें एक पत्र में लिखते गए। वो उन्हें अपने पिता को अवगत कराना चाहते थे, परंतु दुर्भाग्य से ऐसा हो न सका। परंतु वो भूले नहीं और उन्होंने सम्राट बनते ही एक एक करके उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्णायक प्रयास करने आरंभ कर दिए। सम्राट अजय साम्राज्य के भ्रष्ट अधिकारियों को बंदी बनाकर दंड देने लगे। बाजारों पर नियंत्रण किया ताकि कोई भी व्यापारी अपनी मनमानी न कर सके। पूरे साम्राज्य को लुटेरों, ठगों से मुक्त करने का अभियान आरंभ किया गया। निर्धन, असहाय लोगों के लिए उचित प्रबंध होने लगे। अध्ययन के लिए उच्चतम कोटि के निशुल्क अध्ययन केंद्र एवं पुस्तकालय आरंभ किए जाने लगे। चिकित्सालय स्थापित किए जाने लगे। अत्यधिक विशेष कार्य ये कि साम्राज्य के लिए युद्ध भूमि में बलिदान होने वाले सैनिकों और सेनापतियों के परिवारों की विशेष देखरेख होने लगी। साम्राज्य की महिलाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशासन में अधिक संख्या में महिला अधिकारी नियुक्त की गई। इधर अजंता प्रशासन में अपने अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति करने लगा। सेना संचालन में भी परिवर्तन करने लगा। ऐसा करने से साम्राज्य की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था अब उसके नियंत्रण में आ गई। लगभग 2 माह बीत गए। युवा सम्राट अजय के शासन में अशोका साम्राज्य पूर्व से भी अधिक समृद्ध होने लगा। सम्राट अजय अपने साम्राज्य में साधारण व्यक्ति की तरह भ्रमण करते, प्रजा के समीप जाते, उनसे बात करते। अब प्रजा में चर्चाएं होने लगी कि इतना कुशल शासन तो पूर्व सम्राट के समय भी नहीं था जितना सम्राट अजय के समय है। और केवल यही नहीं, आसपास के राज्यों, साम्राज्यों सहित पूरे विश्व में सम्राट अजय के कुशल शासन की चर्चा होने लगी। परंतु एक कटु सत्य ये भी था कि प्रसिद्धि बढ़ने से शत्रु भी बढ़ते हैं। शत्रु विचार करने लगे कि सदैव विजयी रहने वाले अशोका साम्राज्य पर अब विजय प्राप्त करना कठिन नहीं है, क्योंकि पूर्व सम्राट परम कीर्ति अब रहे नहीं और युवा सम्राट अजय अभी अनुभवहीन है। इस कारण अशोका साम्राज्य के सभी शत्रु संगठित होने लगे और सदैव से विजयी रहने वाले अशोका साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए चारों ओर षड्यंत्र ही षड्यंत्र रचने लगे। परंतु साम्राज्य के सभी शत्रु षड्यंत्र रचते समय एक व्यक्ति को भूल रहे थे, और वो था अशोका का महामात्य अजंता। फिर एक रात सम्राट अजय अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे कि अकस्मात उनका एक विशिष्ट गुप्तचर आया। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।